वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में जीएस पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक, आज की क्लास में हम जीएस पेपर 3 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसकी बुक लिस्ट और रिसोर्स की भी बात करेंगे। देखिए, जीएस पेपर 3 में आपको 5 सेक्शन पढ़ना है, यानी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो 5 सेक्शन आपको पढ़ना है। इसमें आज हम केवल डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको टोटल 10 यूनिट पढ़ना है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो सिलेबस है उसमें आपको जीएस पेपर 3 में टोटल 20 यूनिट्स दिया गया है, जिसमें हम 10 यूनिट की बात करेंगे आज, जिसमें केवल इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ना क्या है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ रिसोर्स और बुक लिस्ट की भी बात करेंगे। इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस क्लास का पूरी तरीके से लाभ ले सकें। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को देखने से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर नहीं समझ पाते। उसको थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र एक सिद्धांतों का संग्रह है, यानी उसमें सिद्धांत दिए होते हैं जिसके माध्यम से कोई कंट्री या कोई देश उस सिद्धांत का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, यानी उस सिद्धांत के माध्यम से अपने देश की अर्थ संसाधनों का संचालन करता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो भारत, देखिए, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक उसके सामने कोई कंट्री या कोई कंट्री का नाम न लग जाए। जैसे अर्थव्यवस्था है तो एक अधूरा शब्द है, लेकिन उसे पूर्ण शब्द करने के लिए हमें भारतीय अर्थव्यवस्था लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर किसी दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के सामने हम अमेरिकी लगाए, न कि अर्थशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था के सामने हम एक कंट्री का नाम लगा दिए तो एक पूर्ण शब्द हो गया। यानी अर्थशास्त्र एक सिद्धांतों का संग्रह है और उस सिद्धांतों का उपयोग करके हम अपने अर्थव्यवस्था के संसाधनों का संचालन और वितरण करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस सेंटेंस, इस शब्द को आप समझ पाए होंगे। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसी तरीके से आपने सुना होगा कि अमेरिकी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत को ना ही हम पूंजीवादी बोलते हैं ना ही समाजवादी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक दोनों का मिला जुला रूप और एक वेलफेयर स्टेट है। हमारा वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ताकि हम अभी भी जो हमारे संविधान निर्माता थे वे जो आर्थिक क्रियाकलाप था उसको इस दृष्टिकोण से अपनाया कि वेलफेयर स्टेट डाइल्यूट ना हो। इसलिए हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं घटी थी उस समय, एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ समाजवादी, उसको भी एक नया विकल्प भारत ने दिया, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे हम कल्याणकारी स्टेट की भी हम संकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक सिलेबस देखते हैं जो इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस जीएस पेपर 3 में दिया गया है। उस सिलेबस को समझते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास सिलेबस हो तो उसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को अगर अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस सिलेबस का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सिलेबस विस्तार रूप से नहीं है। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 10 यूनिट है, वो हूबहू वही लिखा गया है और मैं वही समझा रहा हूँ। यानी आपके पास इस सिलेबस का विस्तार इस पे आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगले क्लास यानी जब भी क्लासेस लगेंगी इकोनॉमी की तो वहाँ पे विस्तार से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस को और समझने की कोशिश करते हैं कि आयोग के द्वारा क्या सिलेबस दिया गया है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय आपको सिलेबस में दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको अर्थव्यवस्था समझाया, यहाँ पे खुद लिख रहा है सिलेबस में कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब 1947 के बाद से जो जो भी हमारी योजनाएं, जो योजना आयोग बनाया गया था, अब नीति आयोग आ गया है, तो उसकी जो संकल्पना है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझना है। साथ ही साथ 1947 के पहले भी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी इंडियन इकोनॉमी की अंग्रेजों के काल में, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे। योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, संसाधनों को जुटाने के लिए क्या क्या साधन है उसको भी देखना होगा आपको, और विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, जो डेवलपमेंट से संबंधित विषय है, रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके समाधान और उसकी क्या चैलेंजेज है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। दूसरा यूनिट है आपको समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
समावेशी विकास की बात हो रही है कि एक जो भी व्यक्ति है, सबकी और जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, कोई पीछे ना रह जाए। आपने सुना होगा कि 40% आबादी का धन केवल एक व्यक्ति के पास संग्रह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समावेशी विकास का ये लक्षण नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति एक रोजगार और स्किल हो, सबके पास संसाधन का, रिसोर्स का एक वितरण हो अच्छे तरीके से, ताकि अपना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए समावेशी समावेशी विषय तथा इससे संबंधित उत्पन्न विषय पढ़ना है आपको, यानी समावेशी विकास पढ़ना है तथा इससे जितने भी चुनौती है, समाधान है, इसके बारे में आपको समझना और पढ़ना है। साथ ही साथ 3 नंबर यूनिट में अगर हम देखें तो सरकारी बजट की बात कर रहा है। सरकारी बजट आपको पढ़ना है। जैसे आपने बजट के बारे में, जैसे पूंजीगत घाटा, जो भी डेफिसिट है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति हो या फिर राजकोषीय नीति हो, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर यूनिट में मुख्य फसलें। मुख्य फसलें यानी जो आपके फसल से संबंधित है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न और सिंचाई के बारे में आपको पढ़ना है। सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण। देखिए, इस यूनिट में ये कहा जा रहा है कि मुख्य फसलें देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। मतलब ये कि जो भी मुख्य फसल है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के जितने भी राज्य आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के फसलों का पैटर्न पढ़ना है, क्या पैटर्न है, उस सिंचाई का क्या पैटर्न है, विभिन्न, ठीक है, और उसके कृषि उत्पाद का भंडारण किस रूप में हो रहा है उसको पढ़ना है। परिवहन क्या है उसका, उस भंडारण का उपयोग किस रूप में होगा, तथा विपणन से संबंधित विषय और बाधाएं, उसके क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान है किसानों की, वो पढ़ना है। किसानों की सहायता के लिए क्या किया जा रहा है, जैसे एमएसपी की बात हो या तमाम ई कृषि बिल, जैसे कृषि बिल की बात हो, तो जो भी मुद्दे हैं उसको आपको इस यूनिट में देखना है। और उससे संबंधित जो ई प्रौद्योगिकी, जैसे वर्तमान समय में कृषि को प्रौद्योगिकी से जुड़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ 5 नंबर यूनिट में देखें तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर जो सहायता दी जाती है, जैसे सब्सिडी की बात होती है, एमएसपी की बात होती है, तो उससे संबंधित विषय और जन वितरण प्रणाली, पीडीएस प्रणाली है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित चुनौती क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसकी कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक के बारे में पढ़ना है, जो भी खाद्य सुरक्षा संबंधी, जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी आजकल बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में कि फूड को सिक्योरिटी सुरक्षित कैसे रखना है उसे, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक कैसे रखें, और उसका एक उससे संबंधित विषय पढ़ना है आपको। यानी प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, पशुपालन से संबंधित जितने भी मुद्दे आप देख रहे होंगे वो भी आपको इस विषय में पढ़ना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसे हम रफ करेंगे, और जो भी यूनिट बचा हुआ है 5 यूनिट, और अभी हमने 5 यूनिट लिखा था, इसके बाद मैं नोट करवाऊंगा और फिर उसको समझा के इसके बाद बुक लिस्ट और रिसोर्स की बात करेंगे, इसलिए थोड़ा देर और रुक जाइए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहला यूनिट में लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, ये पहला यूनिट में दिया गया है। समावेशी विषय तथा इससे उत्पन्न विषय 2 नंबर हो गया। 3 नंबर है सरकारी बजट। 4 नंबर में मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। ठीक है। और 5 नंबर में है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन और संबंधित अर्थशास्त्र। तो ये रहा 5 यूनिट। 5 यूनिट बचे हुए हैं, मैं इसे रफ करूंगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, या फिर अपने पास प्रिंट आउट निकाल कर रखिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं मिटाता हूँ इसे। पेपर 3 काफ़ी डायनेमिक है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना होगा, और करेंट से आपको काफ़ी इसके साथ आपको
हमेशा अपडेट रहना होगा, तभी जाके आप इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर में आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट में नोट करूँगा, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए 6 नंबर यूनिट में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र हो गया, एवं महत्व स्थान ऊपरी और नीचे। ऊपरी एवं नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला और प्रबंधन। देखिए 6 नंबर में लिखा है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान ऊपरी और नीचे की उपेक्षाएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसमें यह कह रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी उद्योग का कार्यक्षेत्र क्या है, उसके कितने विस्तार किया जा सकता है, उसके महत्व क्या है, और टॉप टू बॉटम मतलब बात कर रहा है उसकी अपेक्षाएं क्या है, और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान है, क्या सुझाव है। आप एक एज एस्पिरेंट्स आपको इस तरीके से इस यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर यूनिट, इसको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब देख लीजिए भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। मैं रीड ऑफ करता हूं और फिर 7 नंबर यूनिट लिखता हूं। ठीक, थोड़ा धैर्य रखिए। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार से संबंधित जितने भी विषय है आपको पढ़ना है। ठीक, 8 नंबर उदारीकरण उदारीकरण का उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास पर औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
देखिए, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, औद्योगिक नीति परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर प्रभाव। यानी उदारीकरण, देखिए 1990 के दशक के बाद हमारे अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उस दौरान एलपीजी रिफॉर्म हुआ हमारे देश में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन चीज़ हमारे इकोनॉमी में एक नए सिरे से लागू किया गया 1990 के दशक में। और ये हमारे अर्थव्यवस्था में एक बहुत बृहद बृहद स्तर पे रिफॉर्म था, सुधार था। और ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा ही बदल डाली। इसीलिए हम उदारीकरण यहाँ देख करके उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पढ़ेंगे कि 1990 के दशक के बाद उदारीकरण का प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, संस्कृति पे क्या पड़ा, और अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ा, राजनीति पे क्या पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या पड़ा। तो इन सबका प्रभाव आपको देखना होगा। जैसे औद्योगिक नीति पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको इस 8वीं यूनिट में पढ़ना होगा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, 2 यूनिट और है, इसके बाद बुक लिस्ट और रिसोर्स की बात करेंगे, इसलिए आप अभी बने रहिएगा कुछ देर और। तो अब हम बात करने वाले हैं 9 नंबर यूनिट, यानी 9 यूनिट में कह रहा है कि बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा इसमें आपको ऊर्जा पढ़ना है। इसके बाद बंदरगाह यानी पोर्ट्स, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। और 10 नंबर है निवेश मॉडल। लास्ट है अब ये आपका इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट। देखिए, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे। आज़ादी के बाद जब आप देखेंगे तो बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुख्य विषय रहा। और उसमें एनर्जी का बात हो या पोर्ट्स की बात हो, सड़क की बात हो या विमानपत्तन की बात हो या रेलवे की बात हो, रेलवे का विकास अंग्रेज़ों के समय में हुआ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने किया था। उसके बाद भारत में क्या इसका विकास हुआ, कितने स्तर पर इसे अच्छा किया गया रेलवे को, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी बुनियादी ढांचा एक टॉपिक ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। आप वर्तमान समय में खबर के माध्यम से यह देख रहे होंगे कि निवेश पे कितना खर्च किया जा रहा है, वो पीपीपी मॉडल के माध्यम से हो या निजीकरण के माध्यम से हो, जिसको निजीकरण नहीं कहा जा सकता है, एक स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, निवेश किया जा रहा है। तो अब हम निवेश की भी बात कर लेते हैं। निवेश का मॉडल अब हमारे यहाँ क्या है, कैसे है, किस तरीके से निवेश मॉडल बात किया जाता है हमारे देश में, कैसे इसका इन्वेस्टमेंट निवेश का मॉडल क्या है हमारे यहाँ भारत की, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये टोटल 10 यूनिट था आपके जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को आपको इसे अच्छे तरीके से कवर करना है। तो हमें इसे इरेज करना होगा और इसके बाद हम बुक लिस्ट और रिसोर्स की बात कर लेते हैं कि आप इंडियन इकोनॉमी अगर कवर करना हो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। सिले सिलेबस को हमने देख लिया है। अब थोड़ा रिसोर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइए। हाँ, अब मैं रिसोर्स की बात कर लेता हूँ। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट एंड रिसोर्स। सबसे पहले आपको इसमें न्यूज़पेपर,
क्योंकि ये पेपर काफ़ी डायनेमिक है। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई एक मैगज़ीन तो आपको पढ़ना ही होगा। और 365 मेंस आता है विजन का, ये विजन का है। तीन नंबर में आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी करके बुक आता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा है, कोचिंग क्लास के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। मैंने विजन आइज के लिया था, आप किसी भी देख सकते हैं, मार्केट में बहुत से अच्छे अच्छे कोचिंग है, आप देख सकते हैं उसके। ठीक है, तो ये रहा 4 चीज़ है, 4 सेक्शन है, आप इसे कर सकते हैं। बुक चाहिए तो रमेश सिंह की बुक मार्केट में है, बहुत चीज़ें मार्केट में मिल जाती है, बट इतना कर लेंगे ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मेंस 365, एक इंडियन इकोनॉमी का, और एनसीईआरटी इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी नाम से है, और कोचिंग क्लास नोट्स, और आप बजट तो करना ही पड़ेगा आपको, और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आप कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप कर लिए तो हो गया काम आपका। न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक, और मैगजीन मेंस 365 विजन आईएएस, एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी, जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है इस बुक में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कोचिंग क्लास नोट्स सप्लीमेंट के लिए है, आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट के लिए कोचिंग क्लास का नोट्स लीजिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। अगर इतना कर लेते हैं आप, तो आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस, और आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा।